हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। अब हमें देखो क्या कह रहा है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, ये कोई हमारी कांच की आयताकार स्लैब है हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले कोई प्रकाश किरण आएगी यहाँ पर। ठीक, आई और हमने यहाँ पर एक अभिलंब बनाया है। ठीक है, तो अभिलंब से आने वाली किरण के बीच में आपतन कोण होगा, जिसे हमने I1 का नाम दे दिया। ठीक, जब कोई किरण वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो हमारी ये सघन माध्यम हो गया, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जाने वाली थी सीधी। ठीक है, इस जो स्लैब है हमारी कांच की, वो उसमें सीधी जाने वाली थी, पर वह अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, उसके बाद वह दूसरे पॉइंट पर आकर के टकराई स्लैब के दूसरे पॉइंट से। ठीक है, वहाँ पर हमने अभिलंब बनाया। ठीक, जो कि I2 कोण पर आई। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारी जो किरण है वह शगन से किस में जाएगी, विरल में जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा कि यह नॉर्मल से या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जाने वाली जो फाइनल जो किरण थी वो जाने वाली ये है। जो इनिशियल किरण थी वो ये वाली थी और फाइनल हमारी ये है। अब देखो, जो इनिशियल किरण थी वो ऐसे जाने वाली थी और फाइनल हमारी यहाँ पे जा रही है। तो देखो ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, पर इन दोनों के बीच में जो भी दूरी है उसे हम बोलेंगे पार्श्व विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक है क्या? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के झुकने का माप है एक तरह से। ठीक है, मतलब जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किस साइड में झुक जाए। ठीक है, तो वो एक तरह से माप है। अब हमारा एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या है, जब प्रकाश किरण का अपवर्तन या जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से, मतलब या तो हवा मान लो या फिर निर्वात मानो इसको। ठीक है, निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में अपवर्तन होता है। कोई दूसरा माध्यम जैसे जल हो गया, तेल हो गया, ठीक है, कांच हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, तो दूसरे माध्यम में जब उसका अपवर्तन होता है तो आपतन कोण की ज्या, जिसे हम बोलते हैं साइन आई। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को, और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एन से इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ छोटा सा, कोई पदार्थ जितना अधिक प्रकाशीय सघन होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, मतलब किरण को मोड़ने की क्षमता जिसके पास अधिक होती है वो उतना ही अधिक सघन होता है, और जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होगा। विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे जल का अलग होगा, कांच का अलग होगा, डायमंड का अलग होगा, ठीक है, तेल का अलग होगा। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब ये डिपेंड कैसे करता है, ये हमारा अपवर्तनांक है और ये हमारी तरंगदैर्ध्य है। तरंगदैर्ध्य क्या होती है, एक प्रकाश की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक उस रंग के लिए सबसे कम हो जाएगा। तो विविध और हमारा ये दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल रंग की। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो उसका अपवर्तनांक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही वायलेट रंग की लैम्बडा क्या होती है, सबसे कम होती है, तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। मतलब हवा में प्रकाश का वेग कुछ और होगा, और जब वह प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका प्रकाश का वेग कुछ और हो जाएगा। ठीक है, समान नहीं रहेगा। तो वो होगा कैसे, पहले तो पढ़ते हैं इसमें। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या हो, एन हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी उन दोनों के अनुपात को भी हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, हम इसको, अगर हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है तो वो हो जाएगी हमारी ये वाली, सी हो गई निर्वात में प्रकाश की चाल और वी हो गई उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हमको वी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, C/N। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल
डिवाइडेड बाई उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो उस माध्यम में हम उस प्रकाश की चाल बता सकते हैं। वैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है हमारी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। इसको समझ लिए। अब देखिए V और N में क्या रिलेशन आ रहा है? V = C/N। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि सपोज कर लो 1/2 और ये 1/5। ठीक है। अब इन दोनों में आपको पूछा जाए कि बड़ा कौन सा है, तो ये तो होगा आपका 0.5 और ये कितना हो जाएगा 0.2। मतलब हर में जितनी छोटी संख्या होगी उसका मान ज़्यादा होगा और हर में जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारा n बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? n बढ़ जाए तो हमारी प्रकाश की चाल घट जाएगी, और अगर हमारा n घट जाए तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर हमारा n बढ़ेगा तो v घटेगा, अगर हमारा n घटेगा तो v बढ़ेगा। तो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, मतलब ये जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है। ध्यान, बात समझ में आई? मतलब जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी, मतलब 3 × 10⁸ से तो कम ही होगी। ठीक। और जो जितना विरल होगा उसके माध्यम की प्रकाश की चाल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है परंतु आवृत्ति वही रहती है। ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल तो बदल जाएगी पर आवृत्ति वही रहती है। इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं n = C/V। ये हमारा एक फॉर्मूला है। अगर हम इसको n1 माने, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ ही रहेगी निर्वात में। तो यहाँ से n1 ये हो जाएगा, और दूसरे अगर हमारा माध्यम n1 है, निर्वात में प्रकाश की चाल c, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? v1। अगर हमारा कोई दूसरा माध्यम n2 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल c ही रहेगी, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? v2। अब हमें पता है sin I/sin r, स्नेल के नियम से क्या होता है? n2/n1। अब n2 की जगह हम लगा दें c/v2 और n1 की जगह लगा दें c/v1, तो c से c कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? v1/v2। ठीक है। तो sin I/sin r का फॉर्मूला एक और बन गया हमारा, v1/v2। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? sin I/sin r = n2/n1। और अगर वेग में पूछे तो sin I/sin r = v1/v2। अब ये भी sin I/sin r, ये भी sin I/sin r, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो n2/n1 = v1/v2। ठीक है। तो ये भी फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, और एक ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। अब हम n2/n1 को क्या लिख सकते हैं? 1n2। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1n2। और इसका मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा 2 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है। 1n2 क्या इंडिकेट करेगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर ऐसे लिखा हो 2n1, तो इसको हम लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। ये बात समझ में आई। और 1n2 को हम कैसे लिख सकते हैं? n2/n1। और 2n1 को कैसे लिखेंगे? n1/n2। और बोलेंगे कैसे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको याद रखना सही से। ठीक है। अब ज़्यादातर वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1, लगभग 1.00 के समथिंग होता है, पर हम उसको अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 ही लेंगे वायु के सापेक्ष। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? Na लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं? Na। ठीक है। अब इसको अगला क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? वायु पहले आ रही है हमारी, तो ANG, जी मीन्स ग्लास। ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे इसको लिखेंगे। इसको लिखना भी आना चाहिए आपको, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और कैसे लिख सकते हैं इसको? जो बाद में आएगा उसको ऊपर लिख दो और जो पहले आएगा उसको नीचे। वो कितना दे रखा है हमें? 3/2। ठीक। अब अगला क्या है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक।
तो बाय हमारी पहले ये है AN और जल को हम लिख देते हैं वाटर। क्या लिख देते हैं? वाटर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो बाद में आए उसको पहले ऊपर लिख दो और जो पहले आए उसको नीचे। और ये कितना होता है? 4/3। तो ये वैल्यू 2-3 याद करनी पड़ेंगी आपको। एक बायो की याद करनी पड़ेगी और एक ANG याद कर लो 3/2 और एक ANW याद कर लो 4/3। पॉइंट में निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1.5 और ये कितना आएगा? 1.33। तो सबसे ज़्यादा किसका है? ANG का 1.5। उसके बाद किसका है? इसका। और उसके बाद हवा। तो सबसे ज़्यादा सघन कौन सा हो गया हमारा? जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है वो सघन हो जाएगा। तो ये इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा सघन, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है। अब देखो ये है हमारा हवा मतलब विरल और ये कांच मतलब सघन। ठीक। अब कोई प्रकाश किरण है हमारी विरल से सघन में जा रही है। ठीक है। ये हमारा अविलंब है, ये हमारा अविलंब है। तो कोई प्रकाश किरण आई कोण पर अपने मार्ग से भटकेगी। अगर वो विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। जानी चाहिए थी सीधे, पर वो अविलंब की ओर झुक गई। अब इसमें क्या किया हमने अब की पहले तो हमारी ये किरण ऐसे आ रही थी, अब हमने क्या किया? इसको जस्ट रिवर्स कर दिया, सघन से विरल में कर दिया। ठीक है। जस्ट रिवर्स किया हमने, मतलब उसी एंगल पर हमने पहले इसको प्रकाश किरण को लेके आए थे। अब जो प्रकाश किरण जा रही थी उसी एंगल पर हमने उस किरण को हमने भेजा है। ठीक है। तो इधर से जाएगी जिस एंगल पर हमने भेजा, और जो पहले एंगल पर बाहर आ रही थी तो उस एंगल पर बाहर चली जाएगी, मतलब उसी दिशा में। ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको NA मान लें तो NA का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे NA इंटू साइन आई, और NG का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं NG इंटू साइन आर। तो साइन आई बट्टे साइन आर क्या हो जाएगा? साइन आई बट्टे, तो हमने क्या किया? साइन आई बट्टे साइन आर किया और NG बट्टे NA कर दिया। ठीक। NG बट्टे NA। NG बट्टे NA को कैसे लिखेंगे? जो पहले जो ऊपर था उसको बाद में लिखते हैं और जो ये था इसको पहले लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पहले बताया था ANG को कैसे लिखेंगे? जो बाद में था उसको ऊपर और जो यहाँ स्टार्टिंग में था उसको नीचे। ऐसे ही जो पहले था, जो मतलब ऊपर था उसको बाद में लिखेंगे और जो ये था यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हमने इसके जो प्रकाश की किरण थी उसका मार्ग पलट दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया। तो क्या करेंगे? यहाँ पर NG मानेंगे इसको और इसको NA, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। NG इंटू साइन आर इजक्वल टू NA इंटू साइन आई। पहले हमने इसके साथ इसका किया था क्योंकि हमारी जो प्रकाश किरण थी इधर से चल रही थी। अब इसमें क्या है? इधर से प्रकाश किरण चल रही है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। इस पहले हमने यहाँ से शुरू किया, तो हमने यहाँ से साइन आर बट्टे साइन आई निकाला। साइन आर बट्टे साइन आई क्या हो जाएगा? NA बट्टे NG या G इंटू NA, मतलब A बाद में आ जाएगा और G यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अब हमने क्या किया? जो समीकरण पहला था और जो समीकरण सेकंड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। साइन आई बट्टे साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर बट्टे साइन आई इजकल टू ANG इंटू GNA। तो आर से आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, तो 1 इजकल टू क्या आया? ANG इजकल टू GNA इंटू GNA। ठीक है। अब हमने क्या किया? ANG को एक तरफ रहने दिया और इसको इसके साथ लेके आए 1/GNA। ठीक। अब सपोज कर लो अगर ANG की वैल्यू 3/2 दे रखी है, वैसे होती है 3/2 हो तो GNA जो होगा ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 2/3। ठीक है। और इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ANW लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/WNA। क्या लिख सकते हैं? WNA। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हमने ANG को दिखाया है कि किस तरीके से लिखेंगे? NG बट्टे NA, मतलब जो बाद में होगा उसको ऊपर। ऐसे ही W बारा ANW लिखा हुआ है तो ANW बट्टे NA, ऐसे ही GNW लिखा हुआ है तो NW बट्टे NG लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। सपोज कर लो कि 3 माध्यम हैं एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। पहला हवा तो है ही, ठीक। दूसरा हमने रखा कांच की स्लैब, ठीक, तो दूसरा माध्यम ये बन जाएगा। तीसरा हमने एक प्लेट रख दी या ऐसा कुछ भी समझ लो जिसमें हमारा क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और जो चौथा हो जाएगा वो फिर से हवा हो जाएगा। ठीक है।
तो पहला माध्यम हमारी हवा, दूसरा कांच, तीसरा जल और चौथी हवा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Na, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ग्लास, कांच, Ng, और इसको क्या लिख सकते हैं, Nw। ठीक है। तो कोई प्रकाश किरण हमारी सबसे पहले यहाँ पर आकर के टकराती है, जो कि विरल माध्यम में है। कहाँ पर है, हमारी विरल माध्यम में। तो अब हमारा ये हवा है, ये कांच है, तो सघन कौन सा है इन दोनों में, कांच सघन है। ठीक। तो जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। ये हमारा I1, ये हमारा R1। उसके बाद अब ये हमारी एक सतह आई, अब यहाँ पर टकराएगी आके, कहीं ना कहीं तो टकराएगी किरण, हमने वहाँ पर एक अवलंब बनाया। ठीक। अब ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए, ये दोनों समानांतर किरणें हैं, और ये हमारे हो गए एकांतर कोण, तो ये दोनों बराबर। ठीक है। अब R1 एंगल पर आई किरण हमारी, ठीक, अविलंब। अब फिर क्या हुआ, हमारे कांच से जल में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कांच से जल में। तो कांच का अपवर्तनांक होता है हमारा 1.52 और जल का होता है 1.33। तो इन दोनों में सघन कौन है, कांच। इसका मतलब हो गया इसके सापेक्ष तो ये विरल हो गया, और जब विरल हो जाएगा तो जब कोई किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, दूर हट गई साहब। फिर उसके बाद तीसरी सरफेस से आकर टकराई। ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम बन गया। इसका मतलब हो गया कि जब कोई किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से और दूर हट जाएगी, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर। मतलब अगर ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब R2 पर आई और हमारे I1 पर निकल गई, मतलब I1 से आई और I1 पर ही निकल जाएगी। जितने एंगल पर आई और उतने एंगल पर हमारी किरण बाहर निकल गई। अब हमें करना क्या है, इसमें एक सूत्र का डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे, N1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस I1 के, साइन I1 के साथ। तो हमने क्या किया, N1 का I1 की जो ज्यादा थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर N2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले R1 के साथ, N2 इक्वल टू साइन R1। तो साइन I बट्टे साइन R1 हमने एक तरफ कर लिए, N2 बट्टे N1 हमने एक तरफ कर लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, N2 बट्टे N1 को 1N2। ठीक। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब हम करेंगे इस N2 का मल्टीप्लाई R1 के साथ, N2 मल्टीप्लाई साइन R1। उसके बाद N3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, हमारा R2 के साथ, N3 साइन R2। ठीक। तो यहाँ से साइन I बट्टे साइन R2 कर देते हैं, साइन R1 बट्टे साइन R2 इक्वल टू N3 बट्टे N1। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1N3 लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको देखते हैं, अब N3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, हमारा R2 के साथ, N3 साइन R2 इक्वल टू, फिर से N1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस वाले के साथ, N1 साइन I1। इसको इधर लेके आते हैं, साइन R2 बट्टे साइन I1, ये कितना हो जाएगा, N1 बट्टे N3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3N1। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा और ये तीसरा समीकरण। अब इन तीनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं, 1 क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड। तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन I1 बट्टे साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 बट्टे साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 बट्टे साइन I1 इक्वल टू 1N2 1N3 और फिर हो जाएगा हमारा 3N1। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक सेकेंड। ये हमारा N2 है, ये क्या हमारा N2 है। यहाँ पर 2N3 करेंगे, क्या करेंगे, 2N3। ठीक है। अब यहाँ से साइन I1 से साइन I1 कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल। तो इधर क्या बचा हमारा 1, और इधर क्या आया 1N2 मल्टीप्लाइड बाई 2N3 मल्टीप्लाइड बाई 3N1। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बना। ठीक। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। हमारा N1 क्या था यहाँ पर, N1 हमारी थी हवा,
क्या थी, हवा। N2 क्या था हमारा, कांच। और तीसरा N3 क्या थी हमारा, जल। तो इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 इजकल टू 1 की जगह हम क्या लगा देते हैं, ए। N2 हमारा क्या है, कांच, तो ANG बनेगा। फिर यहाँ से 2 क्या है हमारा, कांच, GN3 क्या है हमारा, वाटर, W। उसके बाद 3 क्या है हमारा, वाटर, N1 क्या है हमारा, हवा, ANG मल्टीप्लाइड बाई GNW मल्टीप्लाइड बाई WNA। एक ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी हो गया, ठीक है। ANG GNW WNA, ठीक, इसको याद रख पाओगे। अब आप इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ से हम ANG को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, तो हम ANG को कैसे लिख सकते हैं, 1/GNA। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब हम GNW को और क्या लिख सकते हैं, 1/WNG। चौथा WNA लिखा है, तीसरा WNA, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ANW। और दूसरी बात ANG को हम क्या लिखेंगे, NG/NA। तो ज़्यादातर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही GNW को क्या लिखोगे, NW/NG। ऐसे ही चौथा WNA को क्या लिखोगे, NA/NW। आई बात समझ, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, 1-2 बार कम से कम देखें, तब जा करके आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।